एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर और हम बायो का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं और बहुत सारों के आंसर्स मैंने साथ साथ दिए भी हैं। और सब बच्चे ये बात सुन लें कि फ़र्स्ट टर्म में हमारा सिलेबस है 50% ऑफ द बुक। 50% मीन्स फर्स्ट चैप्टर से लेकर सेल साइकिल, यानी ये जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर तक हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा। ठीक है बेटे, 60 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स का होता है। टर्म पेपर हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एक ही जैसे पैटर्न पे होता है। ठीक है, और उसमें आपके पास 12 MCQs होते हैं। फिर उसके बाद आपको 3 पोर्शंस में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जिनके हर तीनों पोर्शन में से आपको 5-5 शॉर्ट सिलेक्ट करने होते हैं, यानी कि आपको 15 शॉर्ट टोटल करने होते हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, और उसके बाद एट द एंड आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। याद रखिएगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के AB पार्ट्स होते हैं और उन तीनों में से आपको कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हुई हूँ कि बायोलॉजी में आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है। एक चीज़ को समझ लेंगे तो दैट्स नॉट इनफ फॉर यू। आपको उसको डिस्क्राइब अच्छी तरह से करना आना चाहिए। इसके लिए आपको उसको याद करना होगा, समझ के फिर उसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है बेटे, और दूसरी बात ये कि अब मैं साथ साथ वो जो टॉपिक आप लोग रिवाइज करने की कह रहे हैं और ये कि मुझे लगता है कि वो टॉपिक बच्चों को ज़रूर आने चाहिए, तो मैं साथ साथ उनको भी अब एक्सप्लेन इंशाल्लाह ताला करती जाऊंगी। ठीक है बेटे, और ये याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स के साथ जो भी लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो ज़रूर बताऊँगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो आपके लिए कोई गैस है या आपको पेपर में एज इट इज़ ही तैयार करने के वो आपको पेपर में आ जाएगा। पेपर में कैसे क्वेश्चंस आती हैं, आपको किस तरह से पूछा जाता है, इट डिपेंड ऑन योर प्रेपरेशन। ठीक है, मेरे बोले हुए क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं इस पे मत रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा लेंथी है, टॉपिक हैं बहुत सारे, इसलिए उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं कि कोई भी एक टॉपिक जो है आपको लॉन्ग में पूछा जा रहा है, उसी से रेलिवेंट आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए आपने पढ़ना थॉरली है। हम इसमें सिलेक्शन के साथ कुछ भी नहीं पढ़ सकते कि हम ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे तैयार कर लेते हैं और इन चैप्टर्स को हम अगर छोड़ देते हैं फॉर द टाइमिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। तो बेटे, हम चैप्टर 5 में सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस का मतलब ही इम्पॉर्टेंस है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस हमने देखी कि माइटोसिस होती क्यों है, कहाँ कहाँ पर हो रही है और उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। हमने कहा कि जी ये बहुत ज़रूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सेल रिप्लेसमेंट में माइटोसिस होती है, सेल रिप्लेसमेंट में माइटोसिस होती है तो सेल नए सेल्स पुराने सेल्स को रिप्लेस करते हैं। उसके बाद बेटे हमने रीजनरेशन में देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी पार्ट्स जो उनके वेस्ट हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं तो वो उनको रीजनरेट कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, इसके बाद बेटे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये बात कही कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपली हम अर्ली क्लासेस में इस टर्म के बारे में जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक सिंगल पेरेंट से नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने का एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, और इसमें आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स या आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है।
ठीक है। तो क्यों आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस हो रही होती है। माइटोसिस की वजह से नए सेल्स बनते हैं, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन्स जितनी भी प्रोड्यूस होंगी वो सारी की सारी एक जैसी होंगी। उसके बाद हमने दो एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की थी, फर्स्ट वन बडिंग की और दूसरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और बडिंग, बडिंग में हमने देखा था हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ये जो एग्जांपल्स होती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जी हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, या पीछे हमने सेल रिप्लेसमेंट में बात की थी कि रेड ब्लड सेल्स हैव ओनली द लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज़। लाइफ स्पैन मीन उनकी एज 120 डेज़ या 4 मंथ्स की होती है। तो आपने इन एग्जांपल्स को ज़रूर MCQs के लिए मार्क करना है। या एक एग्जांपल ये भी है, स्टारफिश रिप्रोड्यूस इट्स लॉस्ट आर्म बाय माइटोसिस। तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। स्टारफिश रिप्रोड्यूस इट्स लॉस्ट आर्म बाय डैश, माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिशन या पार्थिनोजेनेसिस। तो याद रखिएगा माइटोसिस के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करती है। और कौन सा एनिमल है जिसकी एग्जांपल अभी हमारी बुक में डिस्कस हुई है, डैश रिप्रोड्यूस इट्स लॉस्ट आर्म बाय माइटोसिस। तो याद रखना है स्टारफिश है जो अपनी आर्म्स को रिप्रोड्यूस करता है या रीजनरेट करता है। यानी कि आपका नॉलेज इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि एक ही बात को किसी भी तरफ से फोल्ड करके पूछ लिया जाए तो आपको आंसर करना आना चाहिए। ठीक है बेटे, आपको मैक्सिमम समझाने के साथ साथ क्वेश्चंस के स्टाइल भी मैं आपको बता रही होती हूँ, इसलिए कि आप कल को किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। ठीक है, और डायग्राम्स भी ज़रूर बनानी है, एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स। फिर से बता रही हूँ कि इंक पेन से बनानी है, इसलिए साथ साथ बनाते जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज नेम्ड एज एरर्स इन माइटोसिस। ये है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। एरर्स इन माइटोसिस, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन पूछा जा सकता है, बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले बताती हूँ। अब देखिए बेटे, नॉर्मली सेल डिवाइड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, किस बेस पे हो रहे हैं, कब सेल ने डिवाइड होना है और कितने नए सेल्स बनने हैं, कौन है जो इनको कंट्रोल कर रहा है? यस, सेल के अंदर मौजूद जीन्स। बेसिकली जीन्स आर द बॉस ऑफ द सेल। किस सेंस में बॉस हैं? क्योंकि ये सेल की सारी A to Z, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो भी कुछ काम होने हैं या रिप्रोडक्शन होनी है, जो भी चेंजेस हैं वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है? जीन्स, विच आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स। आपको पता है एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पाई जाती हैं, एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ऑल द सेल फंक्शंस और सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पर सेल ने कब माइटोसिस करनी है, किस टाइम पे करनी है और कितनी बार करनी है, नंबर और टाइमिंग ऑफ माइटोसिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। ठीक है बेटे, एक बात को पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव वे से समझ लें कि ये माइटोसिस जो है ये हमेशा कंट्रोल्ड फॉर्म में होती है। कंट्रोल्ड किस तरह से होती है? जीन्स इसकी टाइमिंग को और कितनी बार कौन से सेल ने कितनी बार डिवाइड होके नए सेल्स, डॉटर सेल्स बनाने हैं, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अगर जीन्स इसको कंट्रोल ना करें तो एरर्स आ सकते हैं, और इवन के इन एरर्स की वजह से ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां भी डेवलप हो जाती है, कैंसर डेवलप हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैंसर डेवलप होता है और माइटोसिस में एरर्स आ जाएं तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बात याद रखनी है, जीन्स कंट्रोल the timing and number of mitosis। कब किस वक्त होनी है और कितनी बार होनी है,
जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। माइटोसिस को कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं। और अगर इनमें एरर्स आ जाएं, अगर माइटोसिस नॉर्मल ना हो तो कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। होता क्या है, इन जीन्स में समटाइम म्यूटेशंस आ जाती हैं। म्यूटेशन में अगर इन जीन्स, म्यूटेशन में अगर इन जीन्स, अब होगा क्या कि जीन्स जो नॉर्मल सेल डेवलपमेंट को, सेल रिप्रोडक्शन को माइटोसिस के ज़रिए से कंट्रोल कर रहे थे, वो यहाँ पे चेंज हो गए हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं। सडन चेंजेस को तगय्युरात, म्यूटेशन का मतलब ही तब्दीलियाँ हैं, चेंजेस हैं, ठीक है। और ऐसी चेंजेस आई हैं जो कि नॉर्मल जो सेल की टाइमिंग को कंट्रोल कर रहे थे, डिवाइड होने की टाइमिंग को, और नंबर ऑफ डिविजन्स को कंट्रोल कर रहे थे कि अब इतने टाइम में सेल ने माइटोसिस के ज़रिए से इतनी बार डिवाइड होना है, ठीक है। टाइम और टर्न्स कि कितनी बार डिवाइड होना है। अब जब म्यूटेशन आ गई है, म्यूटेशन हो गई है सेल की जीन्स के अंदर, कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हैं जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं जीन्स, तो सेल ऑटोमेटिकली माइटोसिस के ज़रिए से रिप्रोड्यूस होते चले जाएंगे एंड फॉर्म अ मैस ऑफ सेल विच इज़ नेम्ड एज ट्यूमर। बच्चों याद रखिएगा, ये जो ट्यूमर होता है ये बन के ख़त्म भी हो सकता है। पहले हम देखते हैं ये बनता कैसे है, ठीक है। म्यूटेशन की वजह से जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं। म्यूटेशन में अगर इन जीन्स, और वो जीन्स जो हैं वो टाइमिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड समटाइम इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, कुछ हिस्सों में, जिस्म के कुछ हिस्सों में एक मैस ऑफ सेल बन जाता है, ढेर सारे अनकंट्रोल्ड सेल्स बन जाती हैं, विच आर नेम्ड एज ट्यूमर। वो क्या हैं? ट्यूमर हैं, जो कि वहाँ पर डेवलप कर जाएंगे, बन जाएंगे ड्यू टू अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। और वो जो है हो सकता है आने वाले टाइम पे जहाँ पे बने हैं वहीं से ख़त्म हो जाएं, सेल डेड हो जाएं, वहीं पे रह जाएं। अब ट्यूमर भी दो तरह के होते हैं। ट्यूमर्स अगर देखा जाए, उनको स्टडी किया जाए तो दो तरह के हैं, 2 टाइप्स के ट्यूमर हैं। 2 types of tumor are there. First one is named as benign tumor. Benign. Benign में G साइलेंट है। अगर ट्यूमर या मैस ऑफ सेल जो माइटोसिस के ज़रिए से अनकंट्रोल्ड वे से बना है, रिमेन इन इट्स ओरिजिनल लोकेशन, जहाँ पे वो बना वहीं पे ही ठहर गया, वहीं पे ही रह गया, तो वो ट्यूमर कहलाता है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर, ठीक है बेटे, बेनाइन ट्यूमर। और अगर ट्यूमर बनने के बाद अपने सेल्स बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक भी भेजता चला जाता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक भी वो ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसको नाम देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर का। मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर is the tumor found where they are produced. They live in their original location, यानी जहाँ पे वो बने हैं वहीं पर ही रह जाएंगे। They are named as benign tumor. But if these tumors spread to the other parts of the body, कैसे spread करेंगे? अपने ये इन सेल्स को जो ट्यूमर के अंदर बने होंगे, उन सेल्स को दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ भेजेंगे और वो सेल्स वहाँ पे जाके स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे।
वहाँ पे नए ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देंगे बाय माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस अब कंट्रोल नहीं है, जीन्स के अंदर चेंजेस आ गई हैं, सेल्स को कंट्रोल करने वाला, सेल की डिवीजन को कंट्रोल करने वाले अब जीन्स नॉर्मल नहीं रहे हैं, इसलिए इस टाइम पीरियड में एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करते चले जाएंगे और वो बॉडी के किसी भी पार्ट में, एब्डोमिनल रीजन में, थोरेसिक रीजन में, इवन कि ब्लड में या फिर स्किन के अंदर कहीं पे भी ये ट्यूमर्स बन जाएंगे। दे आर नेम्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। और इन सेल्स को कहते हैं कैंसर सेल्स, जो इन मैलिग्नेंट ट्यूमर को पूरी बॉडी में बना रहे होते हैं। उस स्टेज में उस वक्त जो ट्यूमर्स होते हैं, जिनको उर्दू में रसोली कहते हैं, उसको कहते हैं कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स से ये ट्यूमर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और जब ये सेल्स, कैंसर सेल्स पूरी बॉडी के अंदर इन ट्यूमर्स को, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को भेज रहे होते हैं, फैला रहे होते हैं, वहाँ पे जाके सेल्स डिवाइड होके नए ट्यूमर्स बन रहे होते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स इज नेम्ड एज मेटास्टेसिस। टर्म इज नेम्ड एज मेटास्टेसिस। पहले आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, फिर मैं आपको बुक के ऊपर भी मार्क भी करवाऊंगी इन टर्म्स को। देखें, हमने आज जो टर्म्स पढ़ी हैं, ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर and metastasis. 4 terms are there in the errors in mitosis. सिंपल आप अपने माइंड में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि माइटोसिस के होने के लिए कि कितने सेल्स बनते हैं और कब बनते हैं, इसकी टाइमिंग को और नंबर ऑफ सेल्स को कंट्रोल करते हैं जीन्स। और जीन्स जो हैं नॉर्मल अगर कंट्रोल करते रहे तो नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होंगे बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन अगर इन जीन्स में म्यूटेशंस आ जाती हैं, म्यूटेशन मीन्स कि सडन चेंजेस आ जाती हैं, तो उसकी वजह से सेल्स अनकंट्रोल्ड प्रोड्यूस होंगे, यानी सेल्स सेवरल टाइम माइटोसिस करते चले जाएंगे और रिप्रोड्यूस होते चले जाएंगे और मैस ऑफ आउटग्रोथ बन जाएगी, मैस ऑफ सेल्स बन जाएंगे, दैट आर नेम्ड एज ट्यूमर। ट्यूमर जब अनकंट्रोल्ड सेल प्रोड्यूस होंगे और बॉडी के किसी हिस्से में इकट्ठे हो जाएंगे, दे मे बी नेम्ड एज ट्यूमर। इस स्टेज तक ट्यूमर जब बना है उसी जगह पे रह जाए तो उसको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर समटाइम इतना डेंजरस नहीं होता क्योंकि बॉडी उसको वहाँ से ख़त्म करने का मैकेनिज़्म रखती है, वहाँ से उसको ख़त्म हो जाएंगे या वो सेल्स डेड करने का मैकेनिज़्म समटाइम बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है कि उन सेल्स को डेड कर देता है। लेकिन अगर ये ट्यूमर्स बनने के बाद दूसरी बॉडी पार्ट्स तक भी अपने सेल्स भेजना शुरू कर देंगे तो वो ट्यूमर बेनाइन नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से ट्यूमर्स होते हैं? व्हेन देयर सेल्स स्प्रेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपने सुना होगा कैंसर ब्लड में भी हो सकता है, ठीक है, किसी ख़ास एक ऑर्गन में हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर बन जाता है, कैंसर हो जाता है। कैंसर बेसिकली सेल्स की ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं ट्यूमर की सूरत में और वो जब पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, मैलिग्नेंट स्टेज में आ जाती हैं, तो वो उस वक्त कैंसर की फॉर्म में आ जाती हैं और उनके सेल्स को, इन ट्यूमर्स के सेल्स को कहते हैं कैंसर सेल्स। क्यों कैंसर सेल्स कहते हैं? क्योंकि ये सेल्स जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे डिवाइड होके नए ट्यूमर्स बनाएंगे और पूरी बॉडी में उसको स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। और स्प्रेडिंग प्रोसेस ऑफ कैंसर सेल इज नेम्ड एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस बच्चों, ये 4 टर्म्स हैं जो आज हमने स्टडी की हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इनको एक बुक में पैराग्राफ की सूरत में बताया जा रहा है, पहले मैं इनको मार्क करवाऊंगी। हमारे यूनिक के नोट्स में भी इनको दिया तो गया है, आप चाहे तो उनको वहाँ से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं बुक के ऊपर भी 7 बच्चों को ज़रूर मार्क करवा देती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप जहाँ से भी याद करना चाहें, ठीक है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरर्स इन माइटोसिस अगर आ जाता है लॉन्ग में तो ये पैराग्राफ कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे। विच एरर्स में अकर इन माइटोसिस। देखिए, इतना सा क्वेश्चन भी लॉन्ग में भी आ सकता है।
जो 6-7 लाइंस में तकरीबन दिया गया है, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, इसलिए आपको हेसिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। जी बेटे, फर्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस मे कॉज कैंसर। ये MCQ के लिए मार्क करें, एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस मे कॉज डैश। कोई सी 4 बीमारियों के साथ उन्होंने एक ऑप्शन कैंसर की दी हो, तो आपने याद रखना है कि कौन सी बीमारी पैदा होती है अगर माइटोसिस में एरर आ जाए, माइटोसिस में ख़राबी पैदा हो जाए, तो बीमारी कौन सी होगी, कैंसर की बीमारी पैदा हो सकती है। जी, अब आप मार्क करेंगे पहला शॉर्ट ट्यूमर का। ट्यूमर को यहाँ पे ना बेसिकली एक टर्म के साथ ही उन्होंने बुक के अंदर दूसरी टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप बड़ी ही अच्छी तरह से ट्यूमर को अलग-अलग इन टर्म्स को मार्क करें ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ट्यूमर की डेफिनेशन गौर से सुनिएगा, ऑल सेल्स, फर्स्ट लाइन से, ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, समटाइम म्यूटेशन अकर इन जीन्स, सच जीन्स लिखा हुआ है, आप चाहे तो ठीक है, इन सच जीन्स एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। ठीक है बच्चों, ट्यूमर की डेफिनेशन ये 3 लाइनों की है, फर्स्ट लाइन से लेकर ट्यूमर तक की। अच्छी तरह से मार्क कर लें प्लीज़, बगैर किसी कन्फ्यूजन के। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, sometime mutation occur in genes and cells continue to divide, it results in growth of abnormal cells called tumor। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो हमने मार्क करनी है बेनाइन ट्यूमर, जी साइलेंट है यहाँ पे, बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या है, इसके लिए बच्चों आपको ट्यूमर की डेफिनेशन दोबारा बेनाइन में बतानी होगी। ठीक है, ट्यूमर को पहले अगर आपसे सिंपल ट्यूमर पूछा जाता है तो वो आपने पहले शॉर्ट में मार्क कर लिया है। अब सेकंड शॉर्ट है बेनाइन ट्यूमर, अगेन आप वहीं से मार्क करोगे जहाँ से आपने ट्यूमर को मार्क किया था। बेनाइन ट्यूमर की डेफिनेशन का आंसर होगा ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, sometime mutation occur in such genes and cells continue to divide, it results in growth of abnormal cells called tumor। और इसके साथ ही आप लिखेंगे अगला सेंटेंस, as long as these tumor remain in their original location they are called benign tumor। ये सेंटेंस ऐड हो जाएगा ट्यूमर की डेफिनेशन के साथ, तो किसका आंसर बन जाएगा, बेनाइन ट्यूमर का। ठीक है, यानी बेनाइन ट्यूमर में आपको पहले ट्यूमर को डिफाइन करना होगा। इसी तरह मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी आपको पहले ट्यूमर को डिफाइन करना होगा। ऑल सेल्स, अगर मैलिग्नेंट आ रहा है तो उसके लिए क्या डेफिनेशन मार्क करेंगे, ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, समटाइम म्यूटेशन अकर इन सच जीन्स and cells continue to divide, it results in growth of abnormal cells called tumors। ट्यूमर्स के बाद वाली लाइन आपने जो बेनाइन ट्यूमर में लिखी गई है, बेनाइन ट्यूमर के लिए लिखी गई है, आपने मैलिग्नेंट में नहीं लिखनी है। इसके बाद आपके पास जो सेंटेंस है बट इफ़ लिखा हुआ है, बट इफ़ काट के लिखिएगा, इफ़ दीज ट्यूमर इन्वेड अदर टिश्यूज़, if these tumors invade other tissues they are called malignant cancerous tumor and their cells are called cancer cells। ये वाली स्टेटमेंट ट्यूमर के साथ लिखेंगे फॉर द डेफिनेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। कहने का मतलब ये है, अगर बेनाइन ट्यूमर आता है तो उसमें भी ट्यूमर को पहले डिफाइन करेंगे, और अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर आता है तो भी पहले ट्यूमर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोल भी दी है, मैलिग्नेंट ट्यूमर को दोबारा बोलती हूँ, ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, समटाइम म्यूटेशन अकर इन जीन्स एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स।
और ट्यूमर के बाद आप लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, बेनाइन वाला सेंटेंस अब छोड़ देंगे मैलिग्नेंट में, और फिर बताएंगे इफ़ दीज ट्यूमर्स इन्वेड अदर टिश्यूज़ दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट कैंसरियस ट्यूमर्स एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल्स। ठीक है बेटे, और मेटास्टेसिस की डेफिनेशन भी साथ ही मार्क करेंगे इसके बाद। मेटास्टेसिस बच्चों, मेटास्टेसिस जो है यहाँ पे लिखे है सच ट्यूमर्स, सच नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐड कर सकते हैं क्योंकि मेटास्टेसिस की वजह मैलिग्नेंट ट्यूमर ही बनते हैं। तो आप लिख सकते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन, आपने ट्यूमर्स कैन लिखना है, इसकी करेक्शन करनी है, बुक के अंदर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, सच की जगह हम लिख रहे हैं मैलिग्नेंट। तो हमारी मेटास्टेसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन सेंड, आपने करेक्शन कर ली, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू अदर पार्ट्स इन बॉडी where new tumors may form. This phenomena is called metastasis, spreading of disease. ठीक है, ये मेटास्टेसिस की डेफिनेशन है। आज आपने ये 4 टर्म्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है बच्चों। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों ने सेल मेम्ब्रेन को रिवाइज करने को कहा कि हमें दोबारा बता दें, क्योंकि कुछ बच्चों के लेक्चर मिस हो गए। तो मैं ये समझ रही हूँ कि अब मैं कुछ टॉपिक्स को पीछे से भी साथ साथ लेके चलूँ जो आप लोग डिमांड करोगे, और वो टॉपिक जो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोसिस के सिग्निफिकेंस, एरर्स हम पढ़ चुके हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमारी बुक में यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स के साथ प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है, वो आपने अभी नहीं पढ़ना। जैसे एरर्स के बाद आपकी बुक में प्रैक्टिकल वर्क की हेडिंग दी हुई है। बच्चों, आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्रैक्टिकल वर्क जब आप स्कूल में आओगे, इंशाल्लाह ताला लैब में आओगे, तो आपको स्कूल में परफॉर्म करवाया जाएगा। ठीक है, आपको जितना भी आपकी बुक के अंदर जो प्रैक्टिकल वर्क के अंडर हेडिंग के जितना भी मटेरियल गिवन होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी दिया गया है, आपने उसको नहीं पढ़ना, नहीं कंफ्यूज होना। आप जब लैब में जाओगे तो वहाँ पे ये सारे काम करोगे। ठीक है, रिव्यू में आप लोगों की डिमांड पे मैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को आज डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, अगेन व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को हम बहुत सारी जगहों पे पढ़ भी चुके हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, सेवरल टाइम हमने इसको स्टडी किया। सेल मेम्ब्रेन क्या है? All prokaryotic and eukaryotic cells have a thin and elastic membrane. सब सेल्स में होती है, ये नहीं है कि कुछ सेल्स रखेंगे और कुछ सेल्स नहीं, ऐसा नहीं है। All eukaryotic and prokaryotic cells have thin and elastic membrane, thin and elastic cover, which is named as cell membrane. बच्चों, एनिमल सेल को भी देख लेते हैं। एनिमल सेल में तो ये आउटर मोस्ट कवर है, ठीक है, इंटरनली दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल्स में इस मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, यानी एनिमल सेल्स में तो ये बाहर वाला कवर है, जबकि प्लांट सेल्स में
इसके बाहर भी एक और कवर पाया जाता है, दैट इज सेल वॉल, राइट। इलास्टिक कवर, इलास्टिक मेम्ब्रेन which covers cytoplasm, which covers cytoplasm। ठीक है बेटे, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। बेसिकली ये सारे के सारे इस साइटोप्लाज्म को, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एनिमल सेल है ये, एंड दिस इज प्लांट सेल। इसमें आउटर कवर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इट एक्ट एज सेमी परमिएबल बैरियर। फंक्शंस की लिस्ट बना लेते हैं। फंक्शंस ये हम चैप्टर 4 से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 4। फंक्शंस हैं जी इसके, इट एक्ट एज सेमी परमिएबल बैरियर, इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल बैरियर। जी बच्चों, सेमी परमिएबल बैरियर, बैरियर कहते हैं रुकावट को। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से बाहर जाने देती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर बाहर से अंदर जाने देती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये बाहर नहीं आने देती है बल्कि अंदर ही रोक देती है। जिनकी ज़रूरत समझती है कि सेल को अंदर रहना चाहिए, उनको अंदर रोक देती है, फेंस का काम करती है। फेंस समझते हैं? फेंस होता है जंगला, कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको बाहर ले भी आती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी ज़रूरत है उनको रोक देती है। जैसे एक गार्ड गेट पे खड़ा होता है, जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर आने चाहिए उनको आने की इजाज़त देता है, और जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो वर्केबल नहीं है, उनको वो बाहर ही रोक देता है। इसी तरह सेमी परमिएबल बैरियर का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वर्क एज सेमी परमिएबल बैरियर, क्योंकि ये चंद एक मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और चंद एक मॉलिक्यूल्स को रोक देती है। इस तरह से ये इट मेंटेन्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। एक तरफ तो ये सेमी परमिएबल बैरियर का काम कर रही है, उसी काम के अंदर दूसरा फंक्शन भी है, दैट इज इट मेंटेन द composition, chemical composition of cell, chemical composition of cell। सेल के अंदर कौन से केमिकल्स होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, इन सबको मेंटेन रखेगी। इसके बाद बेटे थर्ड फंक्शन है, इट सेंसेस द केमिकल मैसेजेस। इसका क्या मतलब है? इट सेंसेस द केमिकल मैसेजेस। एक सेल दूसरे को कोई ख़ास केमिकल के साथ मैसेज भेजता है, जिसको पहचानना और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देना दूसरे सेल का काम होता है। उस मैसेज को रीड करना, पहचानना भी सेल मेम्ब्रेन का काम है। इसलिए इट सेंसेस द केमिकल मैसेजेस coming from other cells। ठीक है जी, ये तीन फंक्शंस हैं। पहले हमने कहा है कि ये तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में इलास्टिक थिन कवर है जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है,
आउटर कवर इसलिए नहीं कहा क्योंकि प्लांट्स में तो एनिमल्स में तो आउटर है, लेकिन प्लांट्स में इसके ऊपर सेल वॉल पाया जाता है। फिर फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस में कि ये सेमी परमिएबल बैरियर का काम करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को रोक देती है, कुछ को जाने देती है सेल के अंदर। फिर इसी फंक्शन सेमी परमिएबल बैरियर ही की वजह से ये केमिकल कंपोजिशन मेंटेन रखे हुए हैं कि कौन से आयंस, कौन से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर होने चाहिए, किनको सेल के बाहर चले जाना चाहिए, इसको मेंटेन रखती है सेल मेम्ब्रेन। तीसरा मैसेज है, तीसरा फंक्शन है, इट सेंसेस द केमिकल मैसेजेस कमिंग फ्रॉम अदर सेल्स। इस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन किस केमिकल से मिलकर बनी हुई है। केमिकल कंपोजिशन हम चेक करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। बच्चों, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से मिलकर बने हैं, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। These three are the chemicals. Carbohydrates. ये तीन केमिकल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं मिलकर, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरह से सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ये प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स कैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। इस सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको स्टडी किया गया और जो मॉडल इन तीनों मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर ये मॉडल एक्सप्लेन किया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखते हैं इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन्स कहाँ पे पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे हैं और लिपिड्स कहाँ पे हैं। ये तो हमने कंपोजिशन में देख लिया कि ये तीन केमिकल्स पाए जा रहे हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, लिपिड्स आर बाइलेयर। बाइलेयर 2 लेयर्स की फॉर्म में है। लिपिड्स आर बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। ये लिपिड्स हैं, आपने इनकी स्ट्रक्चर को ज़रूर ड्रॉ करना है। 2 तहें इसकी पाई जा रही हैं। लिपिड बाइलेयर जो होती है ये सेल को इलास्टिसिटी देती है। ये 2 लेयर्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे बाइलेयर है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड मीन इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन का ये, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल है तो बड़ी शेप में दिखाए जाएंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ द प्रोटीन एंड दिस इज़ द प्रोटीन। ठीक है बेटे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं पे इसके अंदर से भी नज़र आ रहे हैं। दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, लिपिड की 2 तहें हैं विच आर नेम्ड एज लिपिड बाइलेयर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर। इसके अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पाए जाते हैं।
protein molecules are embedded in this bilayer of lipids. इसके बाद जो थर्ड वन केमिकल है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स समटाइम लिपिड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, समटाइम लिपिड्स के साथ जुड़े हुए हैं. दीज आर नेम्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स. ये हमारी डायग्राम में उन्होंने लेबल किए हैं ग्लाइकोलिपिड्स. वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड्स के साथ अटैच हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और वो जो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं लाइक दिस इज़ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, और अगर इसके साथ जुड़े हुए हैं तो इनको नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन का. ठीक है, दिस वन इज ग्लाइकोलिपिड्स एंड दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन वो कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड्स के साथ जुड़े होंगे उनको ग्लाइकोलिपिड्स का नाम देंगे, और वो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन्स के साथ जुड़े होंगे उनको नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन का. इसमें कह रहे हैं कि आप समझ लें एक सैंडविच के साथ एग्जाम्पल को समझ लें कि जैसे लिपिड बाइलेयर ब्रेड के 2 पीसेस हैं, उसके अंदर एक कबाब है. जैसे कबाब जो है वो प्रोटीन का रोल कर रही है, ठीक है ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड. और आपने केचप जो है तीसरी चीज़ है केचप, दैट इज़ हियर कार्बोहाइड्रेट्स, और वो केचप लिपिड्स के साथ यानी ब्रेड के साथ भी लगी हो सकती है और कबाब यानी प्रोटीन के साथ भी लगी हो सकती है. ठीक है ना, आप एक सैंडविच के मॉडल से इसको समझ सकते हैं. तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन दिस लिपिड बाइलेयर, और ये जो लिपिड बाइलेयर हैं वो फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देते हैं. और एक फोर्थ वन मटेरियल भी पाया जाता है. यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल इन इट. कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है. और ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है बेटे, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेल के बाहर ही नहीं पाई जाती है, बल्कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स भी ऐसी हैं जो सेल मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर से कवर हुई होती हैं. कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं हैविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर? ऑर्गेनेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन. उनकी लिस्ट यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आया करती हैं. ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं और वो सेल मेम्ब्रेन रखती हैं, दैट आर माइटोकॉन्ड्रिया. ये सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्लोरोप्लास्ट. ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं. ठीक है बच्चों, ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं. नेम द ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर सेल मेम्ब्रेन. Mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and chloroplast have are the organelles which are also bounded by cell membrane. तो बच्चों ये थी रिकॉलिंग, और इसके साथ साइड बॉक्स में उन्होंने बात बताई है कि डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जी बेटे, यहाँ पर अगर सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इट इज़ नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, और अगर सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे यानी ऑर्गेनेल्स और आउटर कवर सबकी इकट्ठी बात कर रहे हैं, देन इट इज़ नेम्ड एज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल विल बी नेम्ड एज सेल मेम्ब्रेन. व्हेन वी डिस्कसिंग ओनली द आउटर कवर ऑफ द सेल, इट इज़ नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें से शॉर्ट
अब आप मार्क कर लें, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस 3 मैंने आपको बताए हैं, इट मे बी द शॉर्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पूछी जा सकती है, तो हियर यू विल राइट। इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल शॉर्ट में आया करता है, इसको आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, ठीक है बेटे। उसके बाद वो ऑर्गेनेल्स जो सेल मेम्ब्रेन रखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो अपना सेल, दीज आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। जी यहाँ पर साइड बॉक्स का डायग्रामेटिकली मैंने बता दिया डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों अब मैं कोशिश ये करूँगी कि जो टॉपिक आप लोग रिक्वेस्ट करोगे लेक्चर के साथ साथ हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि आपने इनको बहुत अच्छी तरह से अगेन रिवाइज़ करना है। थैंक यू सो मच।